चलो वीडियो स्टार्ट हो गया। नागरी लिपि यही था ना चैप्टर का जी। थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे आप लोग। चैप्टर का नाम नागरी लिपि। इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। सब बोलता ना है रे? हाँ, जन्म कब हुआ था? 1935। सब बोलो। कहाँ जन्म हुआ था? अमरावती। अमरावती ये जिला है, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये जिला? महाराष्ट्र। अरे समझ जाओ कि ये जिला है। अब बांका है तो बांका हमरा बोलना पड़ेगा कि बांका जिला है। ये जिला है। इनकी शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा हुई थी किस भाषा में हुई थी? मराठी। ये उगता कहाँ रे? मराठी इंक ना है तब कैसे होगा जी? हाँ, शुरुआती शिक्षा मराठी भाषा में हुआ था ना। और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गया था? 10th से लेके MA तक की पढ़ाई कहाँ से किया था? इलाहाबाद। नौकरी करने के लिए कहाँ गया? वर्धा गया। कितने साल तक नौकरी किया था? 2 साल तक। नौकरी के दौरान 2 भाषाओं में इन्होंने अध्ययन जारी रखा था, हिंदी और अंग्रेजी। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी। पीछे बात कर रहा है LL का। हिंदी और अंग्रेजी ये 2 भाषाओं में क्या किया था? इन्होंने अध्ययन जारी रखा था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2009 में मृत्यु हो गई थी, 2009 में, ठीक है। कुछ विषय पर इनका पकड़ था। कौन कौन से विषय पर स्पेशल पकड़ था? गणित था, खगोल विज्ञान था, अंतरिक्ष विज्ञान था। देख के बोला कैसे? ऐसे बुझवाली बोल। अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति। प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, ठीक है। इन समों पर इसका इतना पकड़ था, इतना इसमें PhD किया था ये महानुभाव कि 2500 से प्लस क्या किया था? लेख चुका था। 2500 से प्लस इन्होंने क्या किया था? लेख लिखा था। और 25 से प्लस पुस्तक क्या किया था? पुस्तक मार्केट में प्रकाशित कर चुका था। और इसके कुछ क्या बात कर रहा है? लतखोर है का रे? नहीं, डायलॉग है। लात का बूथ कभी बात से भागता है जी। तो लतिया देंगे पकड़ के, नहीं दिखता है। अरे इसमें भी कम में दिखता है। इंक है यहाँ। नागरी लिपि चैप्टर का नाम क्या है? नागरी लिपि। इनके राइटर गुणाकर मूले। जन्म कहाँ हुआ था? 1935। कहाँ हुआ था? अमरावती जिले के गांव में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। शुरुआती शिक्षा किस भाषा में हुआ था? मराठी में। 10 से MA तक की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया? इलाहाबाद। नौकरी करने के लिए कहाँ गया? वर्धा। 2 साल तक नौकरी किया। नौकरी के दौरान 2 लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाई जारी रखा था, हिंदी और अंग्रेजी। मृत्यु हो गया 2009 में। उसके बाद कुछ विशेष विषय पर इनका पकड़ था। गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति। ये सब पर उन्होंने इतना, हाँ, ये सब विषयों पर इन्होंने इसका इतना पकड़ था कि 2500 से अधिक लेख मार्केट में ला दिया और 25 से अधिक पुस्तक प्रकाशित कर दिया। और कुछ था इसमें जी। और एक चीज़ था, जो दुनिया की सारी लिपियों का डाटा किसमें है जी? अक्षर कथा में है। अक्षर कथा में है ना। अक्षर कथा इसी का एक लिखा हुआ बुक है। हाँ, इसका दिख रहा है। हाँ, कहाँ पे जी? 30 है कि 25 है? 30 है।
तो हमरे में 25 का। तो हमसे 25 कैसे पढ़ा गया? हाँ 30 है जी, 30 है, हम ही से मिस्टेक हो गया है। 30 है जी, 30 से प्लस पुस्तक। आज ध्यान दिया जी, आप बताओ 3 दिन से पढ़ा रहे हैं। अति सब समझ जाएगा, गलती हो गया यार, मिस प्रिंट है। 30 से प्लस पुस्तक प्रकाशित किया था, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ महत्वपूर्ण रचना सब थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण था क्या था? अक्षर कथा। अक्षर कथा क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि दुनिया की सारी लिपियों का डाटा इसी में है। दुनिया की जितनी भी लिपि है ना, सारी लिपि का डाटा इस बुक में अवेलेबल है, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी जितना भी वैज्ञानिक वाला था सबका लिखने वाला यही है, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, और तो कुछ इसमें नहीं था। एक और था, ये जो लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? नागरी लिपि कहाँ से लिया गया था जी? भारत की लिपियों की कहानी से लिया गया ना, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। भूल जाता है रे, पढ़ता नहीं घर में। भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया नागरी लिपि, बाकी बहुत कुछ है। अब इसको मिटाते हैं, आगे पढ़ते हैं। लेखक परिचय से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लोग चैप्टर खाली पढ़ के निकल जाता है। चलो अब क्वेश्चन फिर से पूछते हैं। तू लोग ठंडा ठंडा तो या गर्मी में। चलो, देवनागरी लिपि की पहली बार इसका टाइप कब बना था? देवनागरी लिपि की टाइप 2 सदी पहले बना था ना ताजी, 200 साल पहले पहली बार इसका टाइप बना था देवनागरी लिपि का, आज से 200 साल पहले। दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहते थे? दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहते थे? दक्षिण भारत की लिपि को ब्राह्मी लिपि कहते थे। ब्राह्मी लिपि कहते थे। क्या कहते थे? ब्राह्मी लिपि। कोई कॉपी नहीं पढ़ के आया है ना जी? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, ब्रह्मा जी होता है ना जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा में ब्रह्मा है, या हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको? नंदी नागरी तो दूसरा था ना जी, दक्षिण भारत में। पूरा दक्षिण भारत की जो पुराने वाली लिपि थी उसको ब्राह्मी कहते थे, बाद में फिर कुछ आया था नंदी नागरी। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते थे। दक्षिण भारत की लिपि ब्राह्मी लिपि शुरुआत में कहा जाता था। अबे नंदी नगर कहाँ है? शुरुआत में जो दक्षिण भारत की लिपि मिला था उसको हम क्या कहते थे? ब्राह्मी लिपि कहते थे। और बाद में देखो क्या कहा जाता था, बाद में दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते थे। बाद में दक्षिण भारत की लिपि को नंदी नागरी कहते थे। दोनों एक ही चीज़ है जी, ब्राह्मी नंदी एक ही है, लेकिन पहले जो है ब्राह्मी लिपि कहते थे और बाद में नंदी नागरी कहते थे। 11वीं सदी में राजा राजेंद्र था, जिसके समय क्या हुआ था? सिक्कों पर पहली बार देवनागरी लिपि का प्रमाण मिला था, सिक्कों पर। हाँ, अबे केरल में 12वीं सदी मिला था। देवनागरी लिपि का क्या मिला था? प्रमाण मिला था। हाँ, और 12वीं सदी में मिला था केरल में, और सिक्का पे क्या लिखा था? वीर केरलस। हाँ, 12वीं सदी में मिला था। हाँ, केरल वीर है, केरल में मिला था। केरल में सिक्कों पर ही मिला था प्रमाण। और क्या लिखा था सिक्कों पर? वीर केरलस लिखा था। क्वेश्चन पूछेगा जी, वीर केरलस, ये देवनागरी लिपि में ही लिखा था। और कुछ तो नहीं पढ़े थे?
खाली इतने टाइम आइए। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं, दूसरा पन्ना पढ़ते हैं। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पालियम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में कत्ते सब नाम सब है जी। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पालियम ताम्रपत्र 9वीं सदी में भी, 9वीं सदी का एक डाटा है, 9वीं सदी में भी एक चीज़ मिला था, 9वीं सदी में। हाँ, वर्गुन का पालियम ताम्रपत्र, वर्गुन का पालियम ताम्रपत्र, पालियम ताम्रपत्र, ये भी क्या मिला था? नागरी लिपि में ही मिला था। नागरी लिपि, फिर बात कर रहा है, नागरी लिपि में मिला था 9वीं सदी में। वर्गुन का पालियम ताम्रपत्र, ये भी तुमको 9वीं सदी में नागरी लिपि में ही मिला था। पहली बार 11वीं मिला राजन सिक्कों पर मिला था। 12वीं सदी में केरल में मिला था सिक्कों पर, जो लिखा था वीर केरलस। और 9वीं सदी मिला था वर्गुन का पालियम ताम्रपत्र। ताम्र मतलब तांबा होता है, तांबे के पत्र पर, पहले तांबे के पत्ता पर लिखा जाता था, तो कभी उस पर लिखा जाता था, कभी ताड़ पत्र पर लिखा जाता था, कभी भोज पत्र पर लिखा जाता था। तो ताम्रपत्र पर नागरी लिपि का प्रमाण मिला था देखने को 9वीं सदी में। उसके बाद है, इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी, आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिला था। ढेरी राजा ताजा का नाम दिया है जी, कत्ते याद करेगा। श्रीलंका का बोल रहा है पराक्रम बाहु और विजय बाहु, 12वीं सदी की बात है, उसके सिक्कों पर भी नागरी लिपि देखने को मिला था। विजयनगर बकम है, ठीक है, उतना याद नहीं रखना, जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनबी 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में डाले गए चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के संबंध मिले थे। महमूद गजनबी बहुत जो है नामी राजा था, महमूद। अब हमरा की पता, तकनीक कोरोना नहीं चले। महमूद गजनबी, सही है ना जी। हाँ, ये जो है इसके समय चांदी के सिक्का पर मिला था, चांदी के सिक्का पर नागरी लिपि का प्रमाण मिला था, चांदी के सिक्कों पर। हाँ हाँ अरे उसका डबिंग किया है बाद में। चलो आगे देखते हैं। इन सिक्कों की एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है, तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। अब यकतम महमूद अवतार निपति महमूद, ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। ये जो सिक्का मिला था चांदी का सिक्का, ये 1028 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1028 ईस्वी में, कब? 1028 ईस्वी में, ठीक। चलो, स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के लिखे हुए शब्द देखने को मिलते हैं। कहता याद रखिए कि चोर राजा तो था, कौन था? राजेंद्र था ना जी। हाँ, तो उसका भी सिक्का जो यही समय के लगभग मिला था। महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, ये सब मुस्लिम सम्राट है। आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। कुछ कुछ राजा के नाम आया, तुम्हारा कौन कौन सा नाम है राजा का? महमूद गजनबी है, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, शेर शाह आया, सब राजा था, सब मुगल सम्राट था ये सब। हाँ, सब राजा था, सब मुगल सम्राट था। शेर शाह आदि शासकों ने सब राजा ने क्या किया? अपने अपने सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रमाण डाला। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति थी। सोचो, अकबर का नाम तो सब सुने होंगे। अकबर जो है क्या करता था, इसका ये क्या करता था, ये युद्ध ज़्यादा नहीं करता था, इसके बारे में सुने हैं, ये ज़्यादा युद्ध नहीं करता था। ये सीधा क्या कर लेता था, जिससे युद्ध करने जाता था और बेटी से शादी कर लेता था, बस हो गया। काय के लिए युद्ध करेंगे, उसका प्रॉपर्टी इसके हाथ आ गया। दुनिया भर का पत्नी है इसके पास, अकबर के पास। मरी गए लोग, कंचाले चली दिल गई। तो यही है अकबर जो था। अकबर क्या किया? राम सीता अपने सिक्कों पर, अकबर जो है, अकबर ने जो सिक्कों पर जो लगवाया था राम सीता का जो लगाया था आकृति,
अकबर ने सिक्कों पर राम सीता, रामायण त्रेता युग का ही रामायण है बकलोल। आई अकबर कलयुग में आया था। राम सीता का क्या किया था, इसका आकृति दिया गया था। आगे है रामसी शब्द, राम सीता का आकृति दिया गया और लिखा था सिक्का में रामसी, रामसी ये लिखा था। ठीक है, कैसे कैसे चला गया जी ऐसे। हाँ क्या हुआ, नहीं जी वो भी त्रेता युग का ही है। राम जी त्रेता युग में आए थे, द्वापर युग में कृष्ण जी आए थे और सतयुग में राजा हरिश्चंद्र थे। अभी कलयुग में कहाँ कोई भगवान आया। हाँ अभी कलयुग चल रहा है। चलो इतना छापो जी। हाँ और कुछ देखते हैं, एक दो लाइन और मिल जाए। पहले इतना छापो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। उत्तर भारत में मेहार के गुहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल और काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाग भुक्ति जो बुंदेलखंड के चंदेल और त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में है। दुनिया भर का नाम दिया, एकरे घर में, उसके घर में, इसके घर में, कत्ते याद करेंगे। सीधा जनक सबके घर में देवनागरी लिपि मिला था। ठीक है, इतना नाम याद नहीं रखना, पागल हो जाएगा। तो तेरा नाम नहीं दिलो जी। हाँ उसके बाद है उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। सबके घर में वही मिला था नागरी लिपि। तो उत्तर भारत में भी मिला, तो उत्तर भारत में भी नागरी लिपि को क्या बोले, उत्तर भारत में नागरी लिपि क्या कहलाया, देवनागरी लिपि कहलाया। हाँ अरे हर चीज़ में तुमको प्रमाण दे रहा है कि देखो यहाँ भी मिला, वहाँ भी मिला, हर जगह मिला। पूरा इसी का इतिहास खोल खोल के रख रहा है। सीधा जान गए कहाँ वहाँ मिला तो मिला, बात खत्म। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यानी कि उपयुक्त जो भी डाटा आ रहा है उससे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि 8वीं-9वीं सदी में, 8वीं-9वीं सदी में, 8वीं-9वीं सदी में क्या है, देवनागरी लिपि का, नागरी लिपि का प्रचलन, यानी कि नागरी लिपि का जो प्रचलन था सारे देश में हो चुका था। नागरी लिपि का प्रचलन फिर बात कर रहे चौड़ा रे ओकरा मारे कमी है जारू, कोई बात नहीं। नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में हो चुका था। नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में हो चुका था। इतना डाटा मिल रहा है, उसके भी घर में मिल रहा है, इसके भी घर में मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। इसका मतलब यही नहीं होता है कि उस समय जब इतना मिल रहा है, प्रमाण मिल रहा है, तो मतलब क्या है कि उसी समय पूरी दुनिया में, हर देश में क्या है, नागरी लिपि फैल चुका था, नागरी लिपि का प्रचलन जारी था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि और बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी या छोटे ठोस तिकोने हैं। देखो क्या है, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि। किताब लाया है जी तू लोग, किताब लाया है, किताब देखती है, किताब भी देखा करो। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि और गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि और बाद की सिद्धम लिपि, बाद की सिद्धम लिपि, बाद की जो सिद्धम लिपि थी, ये क्या था, ये इसके अक्षर के सिरों पर आड़ी, छोटी आड़ी लकीरें, छोटी आड़ी लकीरें, छोटी आड़ी लकीरें या ठोस तिकोन है, या ठोस तिकोन है, या ठोस तिकोन है। देखो अरे जैसे हम लोग लिखते हैं ना जी, जैसे मान लिखते हैं क्या लिखते हैं,
अरे कुछ कुछ लकीर वाला नहीं होता जी, ऐसे ऐसे आ हर सही दीर्घई इस तरह का नहीं होता लकीर। तो वही बोल रहा है कि गुप्त काल की जब ब्राह्मी लिपि थी या बाद की जो सिद्धम लिपि थी उसमें छोटी सी आड़ी थी या ठोस तिकोन था। जैसे तिकोन वाला क्या होता है, यो तिकोन थोड़ा इस तरह का था। तो वही सब बता रहे हैं उसके बारे में कि ये सब फरमा मिला था देखने को। गुप्त काल के समय की बात कर रहा है, गुप्त काल के समय। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। नागरी लिपि की पहचान क्या है कि उसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है, पूरी लकीरें। और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। जैसे मान लेते हैं ओ लिखे, तो ओ लिखे तो ये ऊपर वाला भी लकीरें हैं और बिल्कुल ये क्या है एक सीध में, ऐसा नहीं कि कहीं डेढ़ गया फिर छोटा गया, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम क्या है एकदम बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक वे में एकदम सॉलिड है। और ये सब क्या है उर्दू है, अलग लैंग्वेज है, पता नहीं कब बड़ा कब छोटा हो जाता है, कोई ठार नहीं चलता। तो अपना देवनागरी लिपि का बड़ाई कर रहा है, ठीक है। ये उतनी ही लंबी रहती है कि जितनी अक्षरों की चौड़ाई रहती है, उतनी ही लंबी रहती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई रहती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं, कुछ कुछ तिकोन दिखाई देता है। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि यह प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं। इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी, जिसको नंदी नागरी लिपि के नाम से जानते हैं, ये लेख 8वीं सदी से मिलने लग गए थे। 8वीं सदी से मिलने लगे थे। यहाँ भी डाटा दिए हैं कि 8वीं या 9। हाँ, सिद्धम लिपि, अरे सब ब्राह्मीय लिपि सब एक के लिपि है जी, सब मिला जुला के देवनागरी लिपि है। अभी छात्रों ने रुको ना, अभी लिखा ना तो कुछ भरने तो बोर्ड जी। आज हो पाएगा जी? चलो ये पन्ना 2 पन्ना कर देंगे, कल खत्म कर देंगे। दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी उसको क्या बोलते थे? नंदी नागरी लिपि के नाम से जानते हैं, जो क्या है 8वीं सदी से फेमस होने लगा था। उत्तर भारत से 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत हुई है। ऐसा संभावना लग रहा है कि 8वीं 9वीं सदी में क्या है देवनागरी लिपि का थोड़ा विकास हुआ था, लेकिन क्लियर नहीं पता चला कि यही सदी में देवनागरी लिपि का विकास हो रहा था। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं, पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। 3 नाम आया ना जी, एक आया नागरी आया, उसके बाद तुम्हारा नंदी नागरी आया, अब फिर देवनागरी आया। अब कन्फ्यूजन यही लाया कि आखिर ये तीनों अलग अलग है या तीनों एक ही चीज़ है। अब क्या है वो आगे, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही है, तीनों देवनागरी ये है। सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ जैसे हम लोग मुरही बोलते हैं ना, दिल्ली में जाके मुरही को मुरमुरे बोलते हैं, मुरमुरे। ऐसा है जगह 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 पर वो चीज़ का नाम अलग हो जाता है। मुरमुरा भी बोलता है, ममरा, जो भी। हमें सिर्फ दिल्ली का एक बार घूमने के लिए तो वही जानते हैं। मुरमुरे हम सुने हैं, बाकी पता नहीं। तो वो सबका नाम अलग अलग। तो वही चीज़ हुआ, वही चीज़ इसके साथ भी हुआ। कहीं पर नागरिक लोग जानता है उसी चीज़ को, कहीं पर नंदी नागरी के नाम से जानता है, कहीं पर देवनागरी के नाम से जानता है। तो सब अलग अलग नाम से, सब बात तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से विख्यात हुआ, ठीक है। नागरी नाम की उत्पत्ति, अब इसकी बात कर रहे हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति और इसके अर्थ के बारे में विद्वानों का बड़ा मतभेद है। विद्वान बड़ी इस पर डिस्कस किया है। क्या किया कि एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया। बोल रहा है कि नागरी कैसे पढ़ा। विद्वान आपस में क्या किया, डिस्कस किया। विद्वान आपस में डिस्कस किया कि आखिर इसका नागरी क्यों पढ़ा। तो वो अंदाज लगा रहा है कि पहले जो इसका जो लिखने का काम कर रहा था, ये गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका इस्तेमाल किया था। इसीलिए इसी के नाम देख इधर, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने क्या किया था, सबसे पहले इस्तेमाल किया था। और क्या बात कर रहा तू लोग? गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने क्या किया था, इस लिपि का क्या किया था, सबसे पहले इस्तेमाल किया था। जिस वजह से क्या है, इसे नागरी कहा गया। जिस वजह से क्या कहा गया, नागरी कहा गया। उसके बाद फिर बता रहा है इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चनें थी। बहुत लोग नहीं माना कि हम ये नहीं मान सकते, नागरी ब्राह्मण ने इस्तेमाल किया तो इसका नाम नागरी पड़ गया।
कोई दूसरा ब्राह्मण करेगा तो उसके नाम से पड़ जाएगा। तो इसमें बहुत लोग स्वीकार नहीं किया, अड़चने पड़ गया। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी भी देवनगरी है। काशी को देवनगर कहा जाता है, पता है कि नहीं? क्योंकि सबसे ज़्यादा भगवान काशी में बसता है, इसीलिए काशी को देवनगरी कहा जाता है। तो काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। देखो कैसे कैसे नाम पड़ा, देवनागरी का नाम कैसे पड़ा। तो बोला जा रहा है कि काशी जो है देवनगर कहलाता है। काशी जो है क्या है, देवनगरी कहलाता है, भगवान जी का नगर है वो, देवनगरी कहलाता है। और यहाँ पर इस लिपि का यूज किया गया, इस लिपि का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए क्या कहा गया कि इसका नाम देवनागरी पड़ा, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। और दक्षिण भारत में इसका इस्तेमाल करेगा तो नंदी नागरी हो गया। दक्षिण भारत में इस लिपि का इस्तेमाल किया गया तो उसको नंदी नागरी के नाम से दिया गया। उसके बाद है अल बेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। एक आया नाम आया एक अल बेरूनी, अल बेरूनी, अल बेरूनी एक होगा विद्वान। इन्होंने अपने ग्रंथ में 1030 ईस्वी में अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में, मालवा कोई स्थान है, मालवा में नागरी लिपि का इस्तेमाल होता था। नागरी लिपि का इस्तेमाल होता था। नागरी लिपि का इस्तेमाल होता था। हाँ, नागर लिपि, नागर लिपि, नागर लिपि का इस्तेमाल होता था। पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा किसने अपने ग्रंथों में बताया है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल किया जाता था? तो अल बेरूनी ने, अल बेरूनी ने कब बताया था? 1030 ईस्वी में। कब बताया था? 1030 ईस्वी में। कहाँ इस्तेमाल किया गया था? मालवा में। किस लिपि का? तो नागर लिपि का। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखना। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आया। इसी से अंदाज लगाया कि 1030 ईस्वी का लमसम यानी 1000 ईस्वी से ही ये क्या है, नागरी लिपि मार्केट में आया है। इतना निश्चित है कि यदि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है, इतना ही निश्चित बता रहा है, वैज्ञानिक सब अपना डिस्कस कर रहा है कि ये नागर आ रहा है, यानी कि ये बड़े बड़े नगर में ज़्यादा इस्तेमाल करता था, इसीलिए नागरी नाम पड़ा। पाद ताड़ितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। एक और डाटा आया जी, इतना लिखेगी पहले क्या है? पहले इतना सा लिख लो, फिर इसको मिटा के अच्छे साफ करते हैं। चलो आगे देखो। पाद ताड़ितकम एक नाटक है, ठीक है, ये जो है एक नाटक है। और इसी नाटक से क्या पता चला? इस नाटक से यह पता चला कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। पाटलिपुत्र को नगर कहते थे, नगर, पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। और यह भी जानते थे कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध है। नागर या नगर ये दरअसल उत्तर भारत से ही आया है। ये उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित है। उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। ठीक है, उसके बाद है कि बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य है, ये सब का नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त जो क्या था, द्वितीय के नाम से जाना जाता था। और विक्रमादित्य
इसको जो है देव के नाम से जानते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य को देव के नाम से जाना जाता था और ये जिस नगर में राज करता था उसको देवनगर कहा जाता था। उसको देवनगर कहा जाता था क्योंकि पाटलिपुत्र आया है। पाटलिपुत्र भी एक नगर था ना, तो इसके ये एक नाटक था। इस नाटक से पता चला कि पाटलिपुत्र एक नगर था और वो नगर का राजा था यही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और इसका जो नाम था देव के नाम से जाना जाता था, तो इसीलिए पाटलिपुत्र को देवनगर भी कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि के बाद में देवनागरी नाम दिया गया है। लेकिन यह सिर्फ एक मत है, लेकिन सिर्फ ऐसा मानना है, सच्चाई नहीं है। यह सच्चाई नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपनी लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। ईसा की 14वीं और 15वीं सदी। हेलो रे, मन नहीं लग रहा है, मेरा ध्यान नहीं है। ईसा की 14वीं और 15वीं सदी। 15वीं सदी के जो विजयनगर का जो शासक था, विजयनगर के शासक यानी राजा, विजयनगर के जो शासक थे, उसने अपने लेखों को, उन शासक ने अपने लेखों को, अपने लेखों की लिपि को, अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? नंदी नागरी कहा। नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। ये विजयनगर को जो राजा था ना, इसका नागरी में भी मिलता है। इसका जो लेख मिलता है किन किन लिपि में मिलता है? कन्नड़, तेलुगु और नागरी। कन्नड़, तेलुगु और नागरी। ये जो अच्छे से लिखा है हमको दे दो ना जी, हम रोज याद करना है। बहुत डाटा है इसके अंदर, इतना डाटा है, बताओ कितने याद करेगा जी। कन्नड़, तेलुगु और नागरी। इसका जो है विजयनगर को जो राजा था, इसकी 3 लिपि में लिखा करता था। इसका यहाँ 3 लिपि का इस्तेमाल करता था। कन्नड़ लिपि है, ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए, ऑब्जेक्टिव साइड पर पूरा ऑब्जेक्टिव छुटा हुआ है। कन्नड़, तेलुगु और नागरी, ये 3 लिपि का ये इस्तेमाल होता था। अगर लेकिन नागरी लिपि ज़्यादातर जो है नागरी लिपि का इस्तेमाल करता था, जो हम क्या कहते थे इसके समय नंदी नागरी के नाम से जानते थे। विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहले वेदों की लिपिबद्ध किया गया था। इसी के समय, विजयनगर के शासक के समय वेद को लिपिबद्ध किया था, एक सिस्टमेटिक वे में लाया था वेद को लिपिबद्ध कब किया गया था? किसके शासनकाल में? वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। वेदों को लिपिबद्ध ना रे, लिपिबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक वे में लाया गया। पहले वेद जो है सिस्टम में नहीं था, वेद सिस्टम में नहीं था। जब देवनागरी लिपि आया तब उसको सिस्टम में लाया, लिपिबद्ध किया गया। कब? किसके शासनकाल में? विजयनगर के शासनकाल में। विजयनगर के शासक के समय, विजयनगर के शासक के समय, विजयनगर के शासक के शासनकाल में। ठीक है, दुनिया भर का डाटा है। दो बार 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरी लिपि में लिखा गया है। पढ़ाई करके सबका आंसर नागरी लिपि है जी। हाँ, कान मुन के सीधा नागरी लिपि डालना। वैदिक साहित्य किसमें लिखा गया? नागरी लिपि। नंदी नागरी किसको कहते हैं? नागरी लिपि को। ब्राह्मी लिपि किसको कहते हैं? नंदी नागरी को। नंदी नागरी किसके कहें? देवनागरी को। खाली देवनागरी है, देवनागरी करना। अक्षय कुमार को नहीं कहेंगे। विद्वानों का यह भी मत है, देखो विद्वान फिर एक सिद्धांत दे रहा है, मत दे रहा है कि वह काटकों और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। कत्ते याद रखे, छोड़ो हटाओ सब।
लेकिन हमें नामकरण की इस झंझट से अधिक नहीं पढ़ना है। देखो युवा दे दिया, तो छोड़ो ये सब झंझट में नहीं पढ़ना है, एक गुस्सा आ गया हो। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं है, मतलब सिंपल कह रहा है कि अब फालतू का नगर को छोड़ो कि ई नगर में इसको, ई नगर में ही, अब कोई नगर विशेष को नहीं पकड़ना। ये किसी का अपना बपौती संपत्ति नहीं है जो अपना अपना नाम दे रहा है सब। अब ये बात कर रहा है परफेक्ट बात क्या कर रहा है कि यह जो है किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं और 11वीं सदी में हम इसे नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त देखे हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। सार्वदेशिक लिपि थी। पूछा जाए सार्वदेशिक लिपि क्या था? देवनागरी। सार्वदेशिक लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी को। देवनागरी लिपि को ही सार्वदेशिक लिपि कहा जाता है। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत रहती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है। बाद में 13वीं सदी में इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज में बहुत से संप्रदायों का एक व्यक्ति का नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं 9वीं सदी में आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य कब मिलने लगा? आरंभिक हिंदी साहित्य का लेख जो है कब से मिलना स्टार्ट हो गया? 8वीं 9वीं सदी में। 8वीं नहीं, आपने पढ़ाएंगे 8वीं और 9वीं सदी में, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ख़त्म कर देते हैं जी। एक चीज़ और आ गया है, हिंदी के आदि कवि सरपाद, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछ चुका है 2021 में। हिंदी के आदि कवि सरपाद, हिंदी के आदि कवि जो किसको कहा जाता है? सरपाद को। सरपाद, हिंदी के आदि कवि किसको कहा जाता है? सरपाद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है। सरपाद को कहा जाता है, जो क्या है? 8वीं सदी की बात कर रहा है ये। 8वीं सदी क्या कहा था कि दोहा कोश के तिब्बत जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं 11वीं सदी में लिपि में लिखी गई है। दोहा कोश, इसकी जो लेखक है एक शास्त्र होगा दोहा कोश इसकी रचना है। ये तिब्बत से इतना ही याद रहने दो, बाकी आगे कल ख़त्म कर देंगे। अब हैं तो जोन तरह बोले लो के जो देखो यहाँ पे समझ लो इसे क्या लिखे हम। हिंदी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये वाला। हिंदी के आदि कवि सरपाद ने कौन सी किसकी रचना की है? दोहा कोश की रचना की। और यह दोहा कोश देवनागरी लिपि में रचना किया था। कब की बात है? 8वीं सदी की बात है, ठीक है। दोहा कोश पूछेगा, दोहा कोश किनकी रचना है? सरपाद की। दोहा कोश किनकी रचना है? सरपाद की। और ये सरपाद को हिंदी के आदि कवि के नाम से जाना जाता है। और ये दोहा कोश जो कब लिखा गया था देवनागरी लिपि में? 8वीं सदी की बात है, ठीक है। इतना लिख लो। बाकी तुम्हारा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, छाप लो। अब बाकी देख भाई लोग, तू लोग को भी थोड़ा डायलॉग दे देते हैं। थोड़ा चैनल के नीचे जो है क्या होगा, लाल रंग का बटन है, उसको दबाओ, सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ, वीडियो का अपडेट पाओ। बाकी मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।